चलें फिर आज की क्लास का आगाज करते हैं। क्लास टेस्ट नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मुश्किल लगे हैं आप में से ही आपके कुछ कोलीग्स को, जिनकी समझ नहीं आई, तो वो पहले सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद टेस्ट नंबर 9 का जो है ना वो आगाज करते हैं। पहला सवाल ये है, ¿puede circular cualquier vehículo en una calzada con esta señalización? एक सड़क पे कोई भी गाड़ी या इस सड़क पे कोई भी गाड़ी जा सकती है जिसके स्टार्टिंग पे ये निशान लगा हुआ हो। ऑप्शन ए कहता है नो, porque es una vía exclusiva para automóviles। नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ या स्पेशल तौर पे ऑटोमोबिल्स के लिए सड़क है। ऑप्शन बी कहता है हाँ, और ऑप्शन सी कहता है सी, एक्सेप्टो motocicletas de dos ruedas sin sidecar। बिल्कुल कोई भी जा सकता है सिवाय दो टायरों वाले मोटरसाइकिल सिन सिदेकार के। तो इस सवाल का कह लें टर्निंग पॉइंट कह लें या मेन जो समझने वाली चीज है वो ये कि मुझे पता होना चाहिए कि इस निशान का, ये जो निशान है ये किन गाड़ियों को इफेक्ट करता है और इसका मतलब क्या है। सबसे पहले और सबसे अहम चीज ये है कि मुझे ये इल्म हो कि जो गोल निशान होता है, गोल निशान होता है, बैकग्राउंड उसका ब्लू होता है, ये ओब्लिगासियोन के होता है, मतलब जो भी इसमें होता है वो लाजमी करार दे रहा होता है। ठीक है। अब इसमें कार का निशान है, इसका मतलब है जो कार, जो ऑटोमोबिलेस हैं, ऑटोमोबिलेस, उनके लिए लाजमी है कि वो इस सड़क से जाएं, इस सड़क पे जाएं। किसको छोड़ के? मोटरसाइकिल को छोड़ के, दो टायरों वाला। ठीक है, ये इस निशान का मतलब कि ये सड़क ओब्लिगाटोरियो है सारे ऑटोमोबिलेस के लिए, सिवाय दो टायरों वाले मोटरसाइकिल को, सिवाय दो टायरों वाले मोटरसाइकिल के। अच्छा, अब जो कंफ्यूजन होती है इस क्वेश्चन के साथ, वो इस निशान के मतलब को लेकर नहीं होती, बल्कि कहना क्या चाह रहा है ये सवाल उस पे होती है। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि ये रोड, ये जो आपको रोड नजर आ रहा है, ये जो रास्ता नजर आ रहा है, जितनी भी खवातीन हैं उनके लिए लाजमी है कि वो सारी इस रोड पे जाएं। ठीक है, मैं कहता हूं जितनी भी खवातीन हैं उनके लिए ओब्लिगाटोरियो है कि वो इस रास्ते पे जाएं। तो ये जो मैं आपको कह रहा हूं कि खवातीन सारी इस रोड, इस रास्ते पे जाएं, क्या यहां पे मैं कह रहा हूं कि मर्द नहीं जा सकते? नहीं कह रहा। यहां पे मैं कह रहा हूं बच्चे नहीं जा सकते? नहीं कह रहा। इसलिए ये निशान कहता है ऑटोमोबिलिस्ट जो हैं वो सारे, उनके लिए लाजमी है कि वो यहां से गुजरें, सिवाय मोटरसाइकिल के बाकी सारे ऑटोमोबिलिस्ट जो हैं उनके लिए लाजमी है कि वो यहां से गुजरें। लेकिन कहीं भी ये नहीं कह रहा कि साइकिल नहीं जा सकता, सिक्लोमोटोर नहीं जा सकता, जो ऑटोमोबिलिस्ट नहीं है वो नहीं जा सकते। ठीक है, ये नहीं कह रहा कि बाकी नहीं जा सकते, हाँ ये कह रहा है इन सब ने यहां से ही गुजरना है। समझ आ रही है? इस वजह से सवाल ये कह रहा था कोई भी गाड़ी यहां से गुजर सकती है, बिल्कुल गुजर सकती है। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। लाजमी किन के लिए है? ऑटोमोबिल्स के लिए। कोई भी ऑटोमोबिल, एक कार कर लें, एक फुरगोनेता कर लें, जो कि ऑटोमोबिल हैं, वो किसी और रास्ते से जा सकते हैं? नो, क्योंकि उनको कह रहा है लाजमी है कि यहां से गुजरो। एक सिक्लोमोटोर किसी और रास्ते से जा सकता है? जा सकता है, क्योंकि उसके लिए ये लाजमी नहीं है। ठीक हो गया? सर सर तो फिर मोटरसाइकिल भी जा सकता है? नहीं, मोटरसाइकिल नहीं जा सकता, क्योंकि इस निशान का मतलब ये है, मतलब तो इसकी सर सी डेफिन में भी तो हम यही कह रहे हैं कि हाँ व्हीकल्स जा सकती हैं, मोटरसाइकिल नहीं जा सकता सर। मारे गए। सवाल क्या कर रहा है? कोई भी गाड़ी जा सकती है, जा सकती है। इस मोटरसाइकिल इसके ऊपर से जा सकता है? जा सकता है। मोटरसाइकिल जा सकता है सर। जा सकता है। लाजमी नहीं है मोटरसाइकिल के लिए कि वो जाए, लेकिन जा सकता है। सिक्लोमोटोर भी जा सकता है, साइकिल भी जा सकता है। लेकिन मोटरसाइकिल अगर ना जाना चाहे तो उसके लिए लाजमी नहीं है, क्योंकि लाजमी सिर्फ बाकी सारे ऑटोमोबिल्स के लिए।
समझ आई या नहीं? तो सर जब आपने पढ़ाया था तो तब आपने इसका मतलब यही बताया था कि हाँ इसमें से ऑटोमोबिलिस्ट जा सकते हैं और ऑटोमोबिलिस्ट में से सिर्फ मोटरसाइकिलेता नहीं जा सकता। नहीं, मोटरसाइकिलेता के लिए लाजमी नहीं है, ये नहीं कि मोटरसाइकिलेता जा नहीं सकता, उसके लिए लाजमी नहीं है। अच्छा। ठीक है, ये लाजमी किसके लिए है? बाकी सारे ऑटोमोबिलिस्ट के लिए है। किसके लिए लाजमी नहीं है? सारे ऑटोमोबिलिस्ट में से मोटरसाइकिल के लिए। हाँ, अगर मेरे से ये पूछे कोई और जा सकता है, मोटरसाइकिलेता जा सकता है, जा सकता है, लेकिन लाजमी नहीं है उसके लिए। सही। ओके, एक और सवाल। अच्छा, किसी को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन पे, समझ ना आई हो, दोबारा से एक्सप्लेन हो जाएगा। लेकिन अगर डाउट के साथ रहेंगे तो दोबारा फिर यही क्वेश्चन आपको परेशान करेगा। बाकी सबको समझ आ गई है? बाले, अगला सवाल। ये भी, ये रिजर्वादा नहीं है एक्सैक्टो, ये रिजर्वादा नहीं है, ये सिर्फ ओब्लिगाटोरी। अगर रिजर्वादा होती, अगर इस निशान की जगह पे, अगर गाड़ी की जगह पे यहां पे साइकिल होता, तो उसका मतलब होता है कोई और नहीं जा सकता, सिर्फ साइकिल जा सकता है। ठीक है, ये वो पांच जो मैंने आपको बताए हुए हैं वो रिजर्वादा हैं। ओब्लिगाटोरियो भी हैं और रिजर्वादो भी हैं। रिजर्वादो का मतलब होता है उनके अलावा कोई और नहीं जा सकता। सिक्लोमोटोर, सिक्लो, पेयातोन, पातिनेते और अनिमाल दे मोंतुरा। ठीक है, ये जो पांच हैं, इनमें से कोई भी आएगा तो उन उसका मतलब ये होता है कि उनके लिए लाजमी तो है लेकिन कोई और नहीं जा सकता। वाले, दूसरा सवाल ये था, जवाब इसका खैर लगा हुआ है क्योंकि स्क्रीनशॉट इस तरह से उन्होंने भेजा है। सवाल ये कह रहा है, और ये चीज थ्योरी का जो मैंने खुलासा आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है 14 वीडियोस का, उसमें ये चीज हमने डिस्कस नहीं की। ठीक है, तो इस तरह की कोई भी चीज आए आपके क्वेश्चंस में, चाहे आप दो टेस्ट से क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे एप्लीकेशन से कर रहे हैं, कहीं से भी ऐसी चीज जो आपके लिए नहीं है, जो वो 14 थ्योरी की वीडियो है उनमें से नहीं है कोई कॉन्सेप्ट, तो वो आपने मुझे इस तरह से, जिस तरह से इन्होंने भेजा ऐसे भेजना है। ठीक है, तो सवाल ये कह रहा है, los vehículos que incorporan LED de última generación, ऐसी गाड़ियां जिनमें ये जो लाइट्स हैं लेद है, और उल्टीमा जनरेशन मतलब अ, सबसे एडवांस लाइटिंग जो है वो उन गाड़ियों में लगी हुई है। ¿Cómo pueden evitar el deslumbramiento a otros usuarios de la vía? बाकी सड़क पे जो लोग होते हैं उनको देसलुम्ब्रा, उनकी आंखों में लाइट पड़ने से कैसे बचा सकती हैं? entre la puesta y la salida del sol, मतलब रात के वक्त। रात जिन गाड़ियों में ये लास्ट या एडवांस तरीन लाइटें हैं, ये किस तरह से देसलुम्ब्रामियंतो से बचाती हैं? तो ये इनकी खसूसियत ये है, आमतौर पे जब हम जा रहे होते हैं, अगर नॉर्मल लाइट्स हैं हमारी गाड़ी में, हम बड़ी लाइट्स के साथ जा रहे होते हैं जो देसलुम्ब्रार करती हैं, तो अगर सामने से कोई आ जाता है या कोई पैथोन है सामने, तो हमने उन लाइट्स को छोटी पे तब्दील करना होता है, ऐसे ही है। लेकिन ये जो लाइट्स हैं उल्टीमा जनरेशन की, ये ऑटोमेटिक काम करती हैं, इनके अंदर सेंसोर्स हैं जो जब सामने कोई भी चीज आती है जिसके ऊपर ये लगती हैं, तो ये रोशनी का वो हिस्सा खत्म कर देती हैं, मुकम्मल तौर पे बंद नहीं होती। ठीक है, आप जो आम गाड़ियां हैं अभी तक की जिनमें ये उल्टीमा जनरेशन नहीं है, उनमें जो ऑटोमेटिक बड़ी लाइटें हैं, वो जो आप गाड़ी चला रहे होते हो बड़ी लाइट के साथ, अचानक से सामने से कोई गाड़ी आती है, वो खुद ब खुद बंद हो जाती है। ये बंद नहीं होती, ये क्या करती हैं? रोशनी का ऊपर वाला हिस्सा खत्म कर देती हैं, नीचे से आपकी सड़क को रोशन रखती हैं। भले, इस वजह से यहां पे दुरुस्त जवाब ये नहीं था reduciendo la velocidad कि आप स्पीड कम करें, अगर रुकना हो तो रुक भी जाएं। ये आम लाइट के साथ ये होता है। ये जो लेद है उल्टीमा जनरेशन की, इसके साथ क्या होता है? वो खुद ब खुद अपनी इंटेंसिदाद, उनकी जो जितनी पावर के साथ रोशनी पड़ रही होती है, वो उस हिस्से से रोशनी कम कर देती है। reduciendo intensidad de la luz que incide directamente sobre el objetivo, जिस चीज पे वो पड़ रही होती है उसके ऊपर से अपनी पावर कम कर देती है, permitiendo al conductor gozar de la máxima visibilidad en el resto de la carretera। सड़क के बाकी हिस्सों में मुकम्मल तौर पे जो नॉर्मल इसकी रोशनी है वही करती है।
ठीक। तो ये चीज अपनी एक्स्ट्रा उसमें जो अगर आपने अपूंतेस बनाए हुए हैं, लिखा हुआ है, थ्योरी लिखी हुई है, तो उसमें ये चीज ऐड करना। रिकॉर्ड दो। और अब चलते हैं अपने टेस्ट नंबर 9 की तरफ। पहला सवाल ये कहता है, इन caso de lluvia es aconsejable aumentar la distancia de seguridad con el vehículo que circula delante। बारिश की सूरत में जो सिस्टमा de distancia de seguridad है, जो फासती फासला है, क्या ये अकोंसेबल है, क्या ये मशवरा दिया जाता है कि वो बढ़ा दें? ऑप्शन ए कहता है सी, porque la distancia de frenado aumenta। क्योंकि जब आप ब्रेक लगाते हैं तो वो नॉर्मल सड़क की निस्बत जो गीली सड़क होती है वहां पे वो ज्यादा टाइम लेती है, ज्यादा फासला लेती है गाड़ी रुकने में। ऑप्शन बी कहता है नो, porque la distancia de frenado disminuye। नहीं, डिस्टेंसिया de seguridad बढ़ानी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। और ऑप्शन सी कहता है सोलो इन vías rápidas, सिर्फ और सिर्फ तेज तरीन लाइनों पे या सड़कों पे, pero no en vías urbanas ni en carreteras convencionales। carretera convencional पे या आबादी वाली सड़क पे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन ए। बारिश की सूरत में हमारा डिस्टेंसिया de जो फ्रेनादो है, जो ब्रेक लगाने तक गाड़ी रुकने तक जो फासला होता है, मतलब यहां से मैंने ब्रेक लगाना शुरू की है, यहां आके गाड़ी रुकी है, तो इस चीज को कहते हैं डिस्टेंसिया de फ्रेनादो। तो बारिश के वक्त या सड़क जब गीली होती है तो ये फासला आम सिचुएशन के मुकाबले में 2 दफा ज्यादा हो जाता है, डबल हो जाता है। और अगर बर्फ पड़ी हुई हो तो कितने 10 गुना ज्यादा हो जाता है। इसलिए मुझे आप सामने वाली गाड़ी के और अपने दरमियान जो फासला है वो बढ़ा देना चाहिए। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल कहता है, ¿en qué tipo de vías se produce un mayor número de ciclistas fallecidos en accidentes de tráfico? किस टाइप की सड़कों पे साइकिल वाले ज्यादा वफात पाते हैं एक्सीडेंट की सूरत में? इंटर उर्बानास मतलब आबादी से बाहर सड़कों पे, ट्रावेसियास आबादी के अंदर से जो मेन रोड गुजरता है उससे, या बियास उर्बानास आबादी वाले एरियाज में। तो जब अमवात का जिक्र होगा, चाहे आम प्यातून का चाहे सिकलिस्टस का, अमवात ज्यादा का एक्सीडेंट की सूरत में कहाँ होती हैं? बियास इंटर उर्बानास सियम्प्रे, क्योंकि वहां पे गाड़ियों की स्पीड ज्यादा होती है, किसी भी एक्सीडेंट में मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल कहता है, एल calor al volante, गर्मी में जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हो, representa un riesgo para la seguridad vial। तो क्या सड़क में या सेफ्टी, सड़क पे सेफ्टी के लिए ये कोई खतरा है, ज्यादा गर्मी में गाड़ी चलाना? ऑप्शन ए कहता है हाँ, favorece la aparición de la fatiga y el conductor tarda más en reaccionar। आपको फतीगा जल्दी हो जाता है गर्मी की सूरत में, और रिएक्शन लेने में बंदा ज्यादा टाइम लेता है, मतलब बंदा सुस्त हो जाता है। ऑप्शन बी कहता है नो, ये कोई खतरा नहीं है। एल calor no representa ningún riesgo, कोई खतरा नहीं है ये गर्मी। ऑप्शन सी कहता है हाँ, सी, por eso es aconsejable circular siempre con las ventanillas abiertas। इस वजह से यह अconsejar किया जाता है, मशवरा दिया जाता है कि हमेशा शीशे नीचे करके गाड़ी चलाओ। हमेशा शीशे नीचे करके गाड़ी चलाने का मशवरा कभी नहीं दिया जाता। वजह इसकी एक तो ये है कि आपकी गाड़ी का कंज्यूमर ज्यादा होता है, हवा के साथ गाड़ी भारी हो जाती है, और दूसरा ये कोई भी मच्छर मक्खी आपकी गाड़ी में दाखिल हो जाएगी तो उसके साथ डिस्ट्रैक्शन पैदा होगी। और ना ही ऑप्शन बी दुरुस्त है। दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन ए, बिल्कुल इसके साथ फतेगा जल्दी होता है और आप रिएक्शन में देर करते हो। अगला सवाल कहता है, advertir a otros usuarios de que se va a realizar una maniobra es obligatorio। बाकी जितने भी उसूआरियों हैं, सड़क का इस्तेमाल करने वाले हैं, उनको इतला देना कि मैं ये करने लगा हूँ, लेफ्ट मुड़ने लगा हूँ, राइट मुड़ने लगा हूँ, रिवर्स करने लगा हूँ, क्या ये उनको इशारा देना, इतला देना लाजमी है? इस ओब्लिगाटोरियो। ऑप्शन ए कहता है हाँ, हमेशा। ऑप्शन बी कहता है ये लाजमी नहीं है, सारे उसूआरियों, हाँ दूसरे ड्राइवर्स को बताना लाजमी है, बाकी जितने पैदल चलने वाले उनको मिसाल के तौर पे लाजमी नहीं है।
और ऑप्शन सी कहता है नो pero es siempre muy recomendable, लाजमी नहीं है लेकिन रिकमेंड किया जाता है कि ऐसा किया जाए। यहाँ पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। बिल्कुल ये लाजमी है कि आप कोई भी मानियोवरा करने से पहले दूसरे उसूरियों को इसकी इतला दें, एडवर्टीज करें। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब। अगला सवाल कहता है puedes estacionar su motocicleta en la acera, क्या फुटपाथ पे अपनी मोटरसाइकिल को आप पार्क कर सकते हो? ऑप्शन ए कहता है नो como norma general, नॉर्मल हालात में या आमतौर पे नहीं, इस चीज की इजाजत नहीं है। ऑप्शन बी कहता है सिर्फ उस सूरत में जब मोटरसाइकिल छोटी सी कम सीसी का हो, cuando moto es pequeña cilindrada। और ऑप्शन सी कहता है सी como norma general, आम हालात में आप कर सकते हो। दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन ए। फुटपाथ पे असेरा पे बिल्कुल भी इजाजत नहीं है कि आप मोटरसाइकिल पार्क करें। अगला सवाल कहता है en este cambio de rasante, जब कहता है ना en este, तब मैंने फोटो की तरफ देखना है। en este cambio de rasante de reducida visibilidad, muy importante, reducida visibilidad, al vehículo blanco le está permitido adelantar al amarillo। यहां पे विजिबिलिटी नहीं है तो क्या व्हाइट वाला येलो वाले को ओवरटेक कर सकता है? ऑप्शन ए कहता है हाँ, porque no hay señal vertical ni horizontal que lo prohíba, कोई निशान नहीं है यहां पे लगा हुआ जो कि इस चीज से मना करे। ऑप्शन बी कहता है नो porque debe ocupar parte del carril de circulación contraria, क्योंकि ओवरटेक करने के लिए उसे मुखालिफ सिमत में जाना पड़ेगा, इस वजह से नहीं जा सकता, नहीं कर सकता। और ऑप्शन सी कहता है हाँ, siempre que señalice la maniobra con antelación, अगर टाइम पे उसकी निशानदेही कर देता है कि मैं ओवरटेक करने लगा हूं तो फिर कर सकेगा। तो यहां पे जो muy importante है, जो चीज हमारे जहन में होनी चाहिए वो ये कि हर cambio de rasante पे ओवरटेक करना मना नहीं है। किस cambio de rasante पे ओवरटेकिंग करना मना है? visibilidad reducida, जब ठीक से दिखाई नहीं देता, आपको नहीं पता आगे से कोई गाड़ी आ रही या नहीं आ रही, उस सूरत में आप ओवरटेक नहीं कर सकते। तो ये इस केस में मिसाल के तौर पे हमें नहीं पता आगे से कोई आ रहा है या नहीं, इसलिए दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी नो porque debe ocupar parte del carril de circulación contrario। los medicamentos que se consumen para tratar un resfriado, एक आम नजला जुकाम के लिए जो मेडिसिन ली जाती है, pueden alterar las capacidades para conducir con seguridad, तो ये क्या आपकी जो हालत है उस पर असरअंदाज होती है, ड्राइविंग के लिए आपकी काबिलियत पे, आपकी सलाहियत पे असरअंदाज होती हैं। ऑप्शन ए कहता है सी porque pueden producir somnolencia, हाँ होती हैं क्योंकि इनसे आपको नींद आ सकती, ऊंघ आ सकती। ऑप्शन बी कहता है सी son beneficiosos, ये बेहतर हैं, फायदेमंद हैं, porque eliminan la sensación de fatiga, क्योंकि ये थकावट आपके जिस्म से निकालते हैं, मतलब आपको थकावट महसूस नहीं होती और ना ही नींद। ऑप्शन सी कहता है नो los medicamentos nunca alteran la capacidad para conducir, कभी भी ये आपकी ड्राइविंग की सलाहियत पे असरअंदाज नहीं होती। तो यहाँ पे एक चीज अगर मैंने पक्की अपने जहन में बिठाई हुई है कि ना ही थकावट का कोई पॉजिटिव असर आ सकता है, ना ही मेडिसिन का कोई पॉजिटिव असर आ सकता है, ना ही शराब नोशी का, ना ही ड्रोगास का, हमेशा इनका असर नेगेटिव होगा। इसलिए यहाँ पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए सी porque pueden producir somnolencia। अगला सवाल कहता है los efectos secundarios de los medicamentos que alteran la capacidad de conducción, साइड इफेक्ट्स जो होते हैं मेडिसिन के जिनके असरात आपकी ड्राइविंग पे पड़ते हैं, se manifiestan de la misma manera en todas las personas, क्या हर बंदे में एक ही तरह का ये असर आता है या सेम तरह से असरअंदाज होते हैं? ऑप्शन ए कहता है सी sus efectos son idénticos para todas las personas, सब लोगों के लिए इसके असरात सेम है। ऑप्शन बी कहता है नो pueden variar por diversos factores, तब्दील हो सकते हैं मुख्तलिफ वजूहात पे, फैक्टर्स की वजह से, जैसा कि hábito de consumo, आपकी पीने की जो रूटीन है उसके हवाले से, या estado físico, जिस्मानी तौर पे ड्राइवर किस हालत में है, फिजिकamente वो कैसा है। ऑप्शन सी कहता है solo es el tratamiento médico se prolonga en el tiempo, सिर्फ उस सूरत में जब आपकी ये ट्रीटमेंट ज्यादा देर होती है,
तो दुरुस्त जवाब है यहां पे ऑप्शन बी, इडेंटिकोस नहीं होते। ये हर बंदे पे डिपेंड करता है, एक ही मेडिसिन का उसके उस पे असर ज्यादा हो या कम हो। अगर एक बंदा बारीक जिस्म वाला है और एक बिल्कुल पतला है तो असर डिफरेंट होगा। खाना खा के आपने लिया है, खाए के बिना लिया है, डिफरेंट होगा। मर्द ने लिया है, औरत ने लिया है, डिफरेंट होगा। ठीक है, इस वजह से दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन बी। अगला सवाल कहता है, en la próxima intersección, अगले चौक पे, es obligatorio ceder el paso a los que entran por la izquierda। जो लेफ्ट से दाखिल होंगे उनको लाजमी है कि हम पहले गुजरने दें, ceder el paso करें। तो मैं यहां से देख रहा हूं, ये निशान है मेरे सामने, हमें कह रहे हैं लेफ्ट से एक छोटी सड़क दाखिल हो रही है। अगर मेरी वाली बड़ी है और उसकी छोटी है, इसका मतलब है मैंने उसको पहले गुजरने नहीं देना, मतलब उसको प्रेफरेंस या नहीं है। इस वजह से दुरुस्त जवाब है, सवाल ये कर रहा था क्या लाजमी है कि मैंने उसे पहले गुजरने देना है, जवाब है नो, नहीं लाजमी, क्योंकि प्रेफरेंसिया किसको है, मुझे। Una persona que obtiene el permiso de la clase B a los 18 años, एक बंदा जो 18 साल की उम्र में बी लाइसेंस लेता है, debe renovarlo posteriormente, तो क्या बाद में उसे रिन्यू करवाना होगा? ऑप्शन ए कहता है नो, porque este permiso no pierde nunca su validez। ये लाइसेंस या ये जो इजाजतनामा होता है ये कभी भी एक्सपायर नहीं होता। ऑप्शन बी कहता है सी, a los 10 años, 10 साल बाद आमतौर पे। और ऑप्शन सी कहता है solo si obtiene cualquier otro permiso o licencia de conducción। सिर्फ उस सूरत में आपने रिन्यू करवाना है जब आप कोई और लाइसेंस हासिल करें। तो ये जो आपको लाइसेंस मिलेगा जब आप ये थ्योरी पास करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल पास करेंगे, तो ये आपने रिन्यू करवाना है 10 साल बाद। अगर आप 65 साल से ज्यादा एज के हो गए हैं या कोई खास बीमारी है आपको, फिर ये टाइम कम हो सकता है। 65 साल से अगर बड़े हैं तो हर 5 साल बाद रिन्यू करवाना होगा। और इस तरह से जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो रिन्यू का पीरियड कम होता जाएगा, लेकिन शुरू में एक 18 साल का बंदा उसे 10 साल का मिलेगा। दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन बी, a los 10 años। ¿Qué indica esta señal? ये निशान मुझे क्या बता रहा है? ऑप्शन ए कहता है obliga a seguir circulando de frente, मुझे कह रहा है लाजमी तौर पे सामने की तरफ जाओ। ऑप्शन बी कहता है obliga a ceder el paso de circulación sentido contrario। और ऑप्शन सी कहता है calzada con doble sentido de circulación। ये मुझे कह रहा है कि ये रोड टू वे। अब निशान को मैं देखता हूं तो मुझे सबसे पहले ये पता पता चलता है कि ये गोल है, सर्कल इसका रेड है, बैकग्राउंड व्हाइट है। ये किस चीज का है? ये है प्रोहिबिशन का, मुझे किसी चीज से मना कर रहा है। भले अगर मुझे ये मना कर रहा है तो इसके अंदर दो फ्लेचस हैं और जो मेरी तरफ है वो रेड वाला है। इसका मतलब है जो मना कर रहा है वो मुझे कर रहा है। अगर मेरी तरफ रेड है तो मुझे मना कर रहा है। तो ये कहां पे मिलेगा मुझे? ये मुझे मिलेगा जब एक तंग रास्ते से दो गाड़ियां इकट्ठी नहीं गुजर सकती, तो वहां पे ये निशान लगा होता है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे ये वाला निशान होता है ब्लू बैकग्राउंड वाला। तो ये मुझे कहता है जिसके सामने ये है, जो हमारा क्वेश्चन था, उसको कहता है तुम्हें नहीं प्रायोरिटी, सामने दूसरी साइड वाला पहले गुजरेगा। अगर मेरे सामने ये है तो दूसरी साइड वाले के सामने ये वाला होगा। अगर दूसरी साइड वाले के सामने ये है, मतलब उसकी साइड पे व्हाइट का निशान है, तो इसका मतलब है वो गुजरेगा, उसको प्रायोरिटी। तो ये कहां पे होता है? जब दो गाड़ियां इकट्ठी कहीं से गुजर नहीं पाती। अब जब ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, एक तंग रास्ता होता है, इस जमीन तो जिसे कहते हैं, तो उस पे अगर तो ये निशान लगे हुए हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं। जिसके सामने ये होगा ये गुजरेगा, और जिसके सामने ये होगा ये नहीं गुजरेगा। मसला तब पैदा होता है जब निशान ना लगे हो। जब निशान नहीं लगे हुए तो फिर कौन पहले गुजरेगा?
तो सबसे पहले वो गुजरेगा जो सबसे पहले वहां दाखिल हो गया। जो दाखिल हो गया पहले वो पहले गुजरेगा। अब निशान नहीं लगा हुआ, ग्रीन वाला पहले दाखिल हो गया, तो इसको प्रेफरेंस दिया। चाहे ये ग्रीन वाली मोटरसाइकिल है और सामने ट्रक खड़ा हुआ है, जो पहले दाखिल हो गया वो पहले गुजरेगा। मसला पैदा होता है जब दोनों एक ही टाइम पे दाखिल होते हैं। जब दोनों एक ही टाइम पे दाखिल होते हैं तो फिर देखा जाएगा कि किस टाइप की गाड़ी है। ठीक है, अगर दोनों मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां हैं तो हमने देखना है, ये जो लिस्ट हमें नजर आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो गाड़ी किस नंबर पे है। जिस गाड़ी का नंबर पहले आएगा वो पहले गुजरेगी। मिसाल के तौर पे एक साइड पे बस है और दूसरी साइड पे कार है, दोनों एक ही टाइम पे पहुंची हैं, तो पहले कौन गुजरेगी? बस। अब एक साइड पे बस है और दूसरी साइड पे मोटरसाइकिल है, दोनों एक ही टाइम पे पहुंची हैं, पहले कौन गुजरेगी? कार। अब मसला तब पैदा होगा जब दोनों कार होंगी, दोनों साइडों पे कारें हैं, फिर कौन पहले गुजरेगी? जिसको रिवर्स ज्यादा डिस्टेंस करना पड़े वाले। और यहां तक की तकरीबन जो है ना वो पूछा जाता है। ये चीज इस्त्रीचामीनतों के हवाले से हमें क्लियर होनी चाहिए। अगर निशान लगे हुए हैं तो कोई मसला नहीं, अगर निशान नहीं लगे हुए तो पहले कौन गुजरेगा? जिसने जो पहले दाखिल होगा। और जब दोनों एक ही टाइम पे पहुंची हैं तो फिर देखा जाएगा गाड़ी किस टाइप की है, और ये लिस्ट देखी जाएगी। और जब गाड़ी एक ही टाइप की होंगी तो फिर जिसने रिवर्स ज्यादा करना पड़े वो पहले गुजरेगी। और एक और अहम चीज, हमेशा जब पेंदियंते होती है, एक गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है और एक नीचे की तरफ आ रही है, तो वहां पे उस सिचुएशन पे उस एस्ट्रेचामिento पे ऊपर जाने वाली को, असेंडेंटे वाली को प्रेफरेंस किया हो। अच्छा, तो इस केस में दुरुस्त जवाब कौन सा है? ऑप्शन बी, obliga a ceder el paso a la circulación de sentido contrario। अगला सवाल कहता है, para mantener la seguridad, सेफ्टी रखने के लिए, ¿qué elementos se deben revisar? कौन से एलिमेंट हैं, कौन सी चीजें हैं जो कि रिवाइज करनी चाहिए, देखनी चाहिए पेरियोडिकामेंटे, लगातार, y con mayor frecuencia, और ज्यादा दफा, que el resto de componentes del vehículo, बाकी गाड़ी की चीजों की निस्बत कौन सी ऐसी चीजें हैं गाड़ी की सेफ्टी के लिए या अपनी सेफ्टी के लिए हमें बार बार वो चेक करनी चाहिए? इन तीनों में से कौन सी चीजें हैं? ऑप्शन ए कहता है टायर, ब्रेकिंग सिस्टम और शाख अमोर्टिगुआडोरेस। ऑप्शन बी कहता है लाइटें, बैटरी और जो टायर के अंदर होता है रिम। ऑप्शन सी कहता है फिल्ट्रो दे आयरे, हवा का फिल्टर, डायरेक्शन, स्टीयरिंग, रेट्रोविसोरेस, वो शीशे जिनसे पीछे की तरफ देखा जाता है। यहां पे दुरुस्त जवाब, वैसे बेशक मुझे ये थ्योरी का नाम भी पता हो, तो इनमें जिसमें टायर की बात होगी, ब्रेक की बात होगी, यकीनन वही दुरुस्त जवाब होगा। ज्यादा बार यही चीजें हमें चेक करनी पड़ती हैं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन ए। अगला सवाल कहता है, इस conveniente que la indumetría indumetría del conductor de una motocicleta sea। ये रिकमेंड किया जाता है, ये अच्छी चीज है कि जो इंदुमेत्रिया होता है, लिबास, मोटरसाइकिल के मोटरसाइकिल के जो ड्राइवर होता है उसका लिबास होना चाहिए। इंदुमेंटारिया, सॉरी, इंदुमेंटारिया, इंदुमेत्रिया नहीं है, इंदुमेंटारिया होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? de piel o material similar, इसका चमड़े का या उससे मिलती जुलती किसी मटेरियल का, que proteja de lesiones en caso de accidente, एक्सीडेंट की सूरत में आपको चोटों से बचाए। ऑप्शन बी कहता है poco vistosas, कम नजर आने वाली, y de colores apagados, जो लाइट कलर्स हैं, para no distraer a los demás, ताकि दूसरों को डिस्ट्रैक्ट ना करें। अब ऑप्शन सी कहता है muy amplia y suelta, बहुत ढीला डाला, porque lo más importante es la estética y la comodidad,
सबसे बेहतर या सबसे अच्छी चीज है कि आरामदायक हो और दिखने में अच्छा हो। तो आपके ख्याल में कैसा होना चाहिए लिबास एक मोटरसाइकिल वाले का? इंदुमेंतारिया कैसा होना चाहिए? दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन ए, चमड़े का या उससे मिलती जुलती किसी मटेरियल का, इंदुमेंतारिया। अगला सवाल, el titular de esta vía ha fijado la velocidad para determinados vehículos de 100 kilómetros por hora। ये जो सड़क जिसके कंट्रोल में है, जो इसका तितुलार है, जिसके अंडर है ये सड़क, उसने इसकी कुछ गाड़ियों के लिए स्पीड 100 फिक्स की है। ¿A qué velocidad máxima puede circular una autocaravana de 3.500 kilogramos? 3000 kg का autocaravana किस स्पीड से गुजरेगा? अच्छा, जब भी इस तरह का सवाल आए, हमने एक तो जो स्पीड determinados vehículos होता है, हमें ये पता होना चाहिए ये तेज तरीन गाड़ियां जो होती हैं, जो 3 ग्रुप हैं गाड़ियों के, तो जो तेज ग्रुप है उसकी बात हो रही है। ठीक है, जब मैक्सिमम स्पीड फिक्स की जाती है वो सबसे तेज वाले की जाती है। तो सबसे तेज ग्रुप की 100 की स्पीड फिक्स की है उसने। ठीक है, 100 की अगर स्पीड फिक्स किया तो मुझे इस तरह के किसी भी सवाल में यह पता होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं कार्रेटेरा कॉन्वेंशनल की। कार्रेटेरा कॉन्वेंशनल जो होती है, आम रोड जो होता है, उसके दरमियान जब इस तरह की सेपरेशन होती है, ठीक है, मेडियाना टाइप जब होती है, तो फिर उसकी स्पीड पहले ग्रुप के लिए 100 की जा सकती है। आमतौर पे जो कार्रेटेरा कॉन्वेंशनल है उस पे जो ग्रुप उनो है, जिसमें कार आती है, जिसमें autocaravana 3500 kg तक मोटरसाइकिल और पिकअप होती है, उसकी स्पीड है 90। लेकिन जब सेपरेशन फिजिका होती है तो उसका जो तितुलार है वो इसकी स्पीड 100 तक कर सकता है। तो अगर उसने 100 कर दी है तो एक autocaravana 3000 kg का जो उसकी क्या होगी? तो क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप में आता है इसलिए उसकी भी 100 होगी। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। ये स्पीड आप देख सकते हैं, ये पहला जो ग्रुप है उसमें तुरिस्मो मोटोसिक्लेटा autocaravana 3500 kg तक, तो हमारे इस सवाल में उसका कितना वजन था? 3000। 3000 था, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट ग्रुप वाली है। तो इनकी स्पीड कार्रेटेरा कॉन्वेंशनल पे 90। लेकिन जब उसके दरमियान सेपरेशन होगी तो फिर determinados vehículos की 100 तक की जा सकती है। तो वो determinados vehículos कौन से हैं? फर्स्ट ग्रुप वाले। अगला सवाल, esta señalización recomienda circular a 70 kilómetros por hora। ये जो निशान है ये हमें रिकमेंड करता है, हमें कहता है कि आप, बेहतर है आपके लिए कि आप इसका दुरुस्त जवाब मैंने क्या बताया? 100 इसकी स्पीड है मैक्सिमम। अब बताया मैंने, पता नहीं क्या है। हाँ, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। बाय। esta señalización recomienda circular a 70 kilómetros por hora। ये जो निशान है ये 70 की स्पीड पे जाने को रिकमेंड करता है। ऑप्शन ए कहता है इन cualquier caso, किसी सूरत में भी। ऑप्शन बी कहता है solo cuando está lloviendo, सिर्फ उस वक्त जब बारिश हो रही हो। और ऑप्शन सी कहता है solo cuando las condiciones meteorológicas y ambientales sean favorables, सिर्फ उस सूरत में जब मौसमी हालात बेहतर हों, अच्छे हैं। तो यहां पे कोई भी निशान है जिसके नीचे इस तरह का कॉम्प्लीमेंटर या कोई भी निशान होता है, स्पीड का निशान जिसके नीचे इस तरह से बर्फबारी का निशान हो, बारिश का निशान हो या कोई और निशान हो, तो वो जो सिग्नल होता है, वो जो बता रहे होता है मेन बोर्ड में, वो उस वक्त के लिए होता है जब ये नीचे वाला काम हो रहा है। अगर यहाँ नीचे बारिश हो रही है तो इसका मतलब है, हमें कह रहे हैं कि जब बारिश हो रही हो उस सूरत में आप उनसे काबिल है, आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप 70 की स्पीड पे जाएं। इसलिए यहां पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, ¿quién tiene preferencia de paso en esta intersección sin señalizar y por qué motivo?
इस चौक पे कोई निशान नहीं लगा हुआ कि पहले प्रेफरेंस किसको है, पहले किसने गुजरना है। तो आपके ख्याल में किसको प्रेफरेंस क्या होगी? ऑप्शन ए कहता है ट्राम्बिया को, porque circula sobre raíles। ट्राम को क्योंकि वो राइलेस के ऊपर है, जो उसकी पटरी है उसके ऊपर है। ऑप्शन बी कहता है तुरिस्मो को, कार को, क्योंकि सिर्कुला por vía pavimentada, क्योंकि सड़क पे जा रही है, बजरी वाली सड़क पे जा रही है, इस वजह से कार को प्रेफरेंस किया है। और ऑप्शन सी कहता है एल ट्राम्बिया, ट्राम को, porque aproxima por la derecha, क्योंकि दाएं जानिब से आ रही है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। यहां पे ट्राम को इसलिए प्रेफरेंस किया है क्योंकि वो राइलेस के ऊपर है। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। ट्राम चाहे जिस साइड से भी आ रही हो उसको बाकी, या ट्राम या कोई भी ऐसी व्हीकल हो जो कि अपनी लाइन पे हो, राइलेस पे हो, तो उसको बाकी गाड़ियों पे प्रेफरेंस दिया होगी, चाहे वो किसी साइड से भी आ रहा हो। अगला सवाल है circulando en moto, si la carretera se encuentra mojada, ¿cómo se debe tomar una curva? मोटरसाइकिल पे आप जा रहे हैं और सड़क गीली है, तो मोटरसाइकिल पे आप जा रहे हैं, किस तरह से आप मोड़ लोगे या कैसे मुड़ोगे? ऑप्शन ए कहता है con un ángulo de giro más cerrado que si estuviera seca। जो मोड़ है आपने más cerrado का मतलब होता है बिल्कुल वहीं से ही मोड़ मुड़ जाना। disminuyendo la inclinación, जितनी आप इंक्लिनाशन होता है जब आप इस तरह से मोटरसाइकिल पे सीधे हो, तो थोड़ा सा आप जब टेढ़ा होते हो आप इस चीज को कहते हैं इंक्लिनाशन। तो कहते हैं बहुत cerrado, लेकिन इंक्लिनाशन को कम करके थोड़ा सीधा होके जब सड़क गीली है। तो ऑप्शन बी कहता है con un ángulo de giro más abierto que si estuviera seca। जो जब गीली सड़क होगी उस सूरत में आपने जो मोड़ लेना है वो ज्यादा खुला, ये नहीं कि यहां से डायरेक्टली आप जो है ना वो मुड़ जाएं, बल्कि थोड़ा सा ऊपर से होके इंक्लिनांदो से मास, अगर आप थोड़े से टेढ़े हैं तो और ज्यादा टेढ़े हो। ऑप्शन सी कहता है tratando de no inclinar demasiado la motocicleta, कोशिश करें मोटरसाइकिल आपकी सीधी रहे, इंक्लिनार ना करें, सीधी मोटरसाइकिल हो, y abriendo el ángulo de giro, और जो आपका मोड़ है वो थोड़ा सा खोल के दूर से आए, si fuera posible, अगर मुमकिन हो तो। अच्छा, ये जो abierto और cerrado का मतलब है समझ लें, ये एक मोड़ है, ठीक है। तो cerrado का मतलब ये होता है अगर ये मेरी मोटरसाइकिल है, cerrado का मतलब है यहां से इस तरह से मुड़ जाना, मतलब ये मोटरसाइकिल है यहां से इस तरह से मुड़ जाना, ये cerrado है। और abierto क्या है? आराम से ऊपर की तरफ जाके आहिस्ता 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 से होके इस तरह से खिरा होना, ये होता है abierto। तो यहां पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी। गीली सड़क पे जब मोटरसाइकिल आप थोड़ा सा टेढ़ा करते हो तो उसका नीचे से स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इस वजह से नो इंक्लिनार demasiado। और दूसरा ये abriendo el ángulo de giro, मुड़ने का जो एंगल है उसे खोल के थोड़ा सा ऊपर से होके, ज्यादा जल्दी जो है ना वो मोड़ नहीं मुड़ना। दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी। Si está circulando con las ventanillas cerradas, conectar el sistema de aire acondicionado afecta al consumo de carburante। अगर आपने गाड़ी के शीशे बंद करके गाड़ी चला रहे हो और एयर एसी लगाना, क्या आपकी गाड़ी का जो कंज्यूम है, जो खर्चा है आपकी गाड़ी का डीजल पेट्रोल का, उस पर असरअंदाज होता है? ऑप्शन ए कहता है हाँ, इससे आपका जो कंबुस्टिबल है वो कम इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी कहता है ज्यादा इस्तेमाल होता है। और ऑप्शन सी कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप एसी लगाते हैं तो आपका ऑब्वियसली जो खर्चा है गाड़ी का वो ज्यादा होता है। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल कहता है los accidentes de tráfico son una de las principales causas de। जो ट्रैफिक एक्सीडेंट है वो वजूहात हैं या मेन वजूहात हैं। ऑप्शन ए कहता है सिर्फ और सिर्फ अमवात की, ऑप्शन बी कहता है अमवात और जख्मी होने की, और ऑप्शन सी कहता है सिर्फ जख्मी होने की। तो जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं वो una de las principales causas de
मोर्टालिदाद मतलब अमवात, ई लेसियोनेस और जख्मी होने की, दोनों चीजें की मेन रीजंस में से एक रीजन ये, ऑप्शन बी। Los ciclomotores pueden utilizar un carril BAO, तो जो सिक्लोमोटोर्स होते हैं ये carril BAO का इस्तेमाल कर देते हैं, कर सकते हैं। ऑप्शन ए कहते हैं हाँ, pero solo si va ocupado por una persona, सिर्फ उस सूरत में जब एक बंदा उसके ऊपर हो। ऑप्शन बी कहता है está prohibido, ममनू है। और ऑप्शन सी कहता है moderando la velocidad, स्पीड कम करके। यहां पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, सिक्लोमोटर carril BAO पे नहीं जा सकता। यहां पे मुझे पता होना चाहिए carril BAO किसे कहते हैं। carril BAO उस ट्रैक को कहते हैं vehículo vía de alta ocupación या carril de alta ocupación। यहां पे वो गाड़ियां जा सकती हैं आमतौर पे जो मुसाफिरों के लिए, जो लोगों को ट्रांसपोर्टर करने के लिए, सामान वाली कोई गाड़ी नहीं जा सकती। अब आमतौर पे कौन सी गाड़ियां जा सकती हैं? तुरिस्मो, वेहिकुलो मिक्सतो और मोटोसिक्लेटा, ये जा सकती हैं। कब जा सकती हैं? मोटरसाइकिल पे तो बेशक एक बंदा हो जा सकता है। ये दोनों उस वक्त जा सकती हैं जब इनमें दो या इससे ज्यादा लोग होंगे। अकेला ड्राइवर होगा तो नहीं जा सकता आमतौर पर, ठीक है। मेन चीज जो है वो ये कि कार जा सकती है, वेहिकुलो मिक्स तो जिसमें सीटें लगा सकते हैं आप या सीटें उतार के सामान रख सकते हैं, तो वेहिकुलो मिक्स तो जा सकते हैं, और मोतो जा सकती है। ये पहली वाली दो सिर्फ उस सूरत में जा सकती हैं जब दो या इससे ज्यादा लोग बैठे हुए होंगे। लेकिन इसके बाद जा सकते हैं, वो गाड़ी जा सकती है सिर्फ एक बंदे के साथ जिसके ऊपर V15 का निशान होगा, मतलब माजूर लोगों का। एक माजूर बंदा है जिसके पास ये कार्ड मौजूद है V15, जिस व्हीलचेयर का निशान होता है जो, वो जा सकती है एक बंदे के साथ। ऑटोबुस जा सकती है एक बंदे के साथ, या इमरजेंसी की कोई गाड़ी जा सकती है, या कोई कोई गाड़ी जिसके ऊपर ये जीरो का स्टिकर हो। जीरो के स्टिकर का मतलब है ये बिल्कुल भी आलूदगी पैदा नहीं करती। अब बाकी जो स्टिकर हैं सी, बी, एको, इनके साथ गाड़ी उस वक्त जा सकती है जब पैनल पे, ये जो पैनल है ये आपको नजर आ रहा है, ये इस ट्रैक के शुरू में पैनल आपको मिलेगा और इसके ऊपर लगा होगा कौन और कितने लोगों के साथ गाड़ी दाखिल हो सकती है। नॉर्मा जनरल क्या कहता है? टूरिज्मो और वेहिकुलो मिक्सतो, दो या इससे ज्यादा लोगों के साथ जा सकते हैं। मोटोसिक्लेटा वो भी जा सकते हैं, उस पर बेशक एक बंदा बैठा हो। इसके अलावा माजूर लोगों की गाड़ी जा सकती है, ऑटोबुस जा सकती है, वेहिकुलो प्रियोरिटारियो इमरजेंसी की गाड़ी जा सकती है, या वो गाड़ी जिसके ऊपर स्टिकर लगा हो बी, एको, सी, और उसकी इजाजत इस पैनल पे मौजूद हो, तो वो भी एक बंदे के साथ जा सकती है। Al aproximarse a un paso a nivel o a un puente móvil debe, अच्छा ये पिछले सवाल का जवाब पता नहीं मैंने बताया या नहीं। इसका जवाब है ऑप्शन बी, नो está prohibido। क्यों? क्यों está prohibido? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मोटोसिक्लेटा, तुरिस्मो और वेहिकुलो मिक्स तो जा सकते हैं, और बाकी जो नीचे मैंने बताए हैं उनमें माजूर लोगों वाली बस, इमरजेंसी, उनमें कहीं पे भी सिक्लोमोटोर नहीं है, इस वजह से सिक्लोमोटोर नहीं जा सकता। Al aproximarse a un paso a nivel o a un puente móvil debe, एक फाटक के पास, एक ऐसा जगह जहां से ट्रेन की लाइन गुजरती है उसको कहते हैं पासो a nivel। तो उसके पास जाने से पहले आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है extremar la precaución y circular a una velocidad moderada, स्पीड कम करके और बहुत ध्यान के साथ गुजरना है। ऑप्शन बी कहता है circular a la velocidad máxima para pasar lo antes posible,
ज्यादा से ज्यादा स्पीड के साथ गुजरें ताकि जल्दी से गुजर जाए। ऑप्शन सी कहता है detenerse en todo caso, हर सूरत रुक जाए। तो यहां पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। पुente móvil, वो पुल जो खुल जाता है और बंद हो जाता है, उसके पास जाने से पहले या ट्रेन की लाइंस के पास से गुजरने से पहले ध्यान रखें, बहुत ज्यादा ध्यान रखें, extremar la precaución, और कम स्पीड के साथ गुजरें, circular a una velocidad moderada। En una autovía, ¿cuál es la velocidad máxima permitida para un turismo que arrastra un remolque de masa máxima autorizada superior a 750 kilogramos? एक autopista पे एक कार जिसके पीछे 750 से ज्यादा वजन वाली ट्रॉली लगी हुई है, वो किस स्पीड से चलाई जाएगी? ऑटोपिस्ता पे एक कार की स्पीड कितनी है? 120। मोटरसाइकिल की कितनी है? 120। पिकअप की कितनी है? 120। वेहिकुलो ऑटोकारावाना की कितनी है? 120। ये पहला ग्रुप हो गया। अब यहां पर रेमोल्के का कहीं जिक्र ही नहीं है। दूसरे ग्रुप में ऑटोबुस की कितनी है? 100। डेरिवादो दे तुरिस्मो की कितनी है? 100। और वेहिकुलो मिक्सटो की कितनी है? 100। यहां पे भी कोई तुरिस्मो या रेमोल्के की बात नहीं हुई। तो फिर इसका मतलब है अगर ये पहली 7 गाड़ियों में ये गाड़ी नहीं है, तो फिर ये किस ग्रुप में है? तीसरे ग्रुप में। और तीसरे ग्रुप की कितनी स्पीड है ऑटोपिस्ता पे? 90। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। ¿Cuál es el crédito máximo de puntos que puede acumular un conductor? ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट हो सकते हैं एक ड्राइवर के? जब आपको लाइसेंस मिलता है, आपको पता है आपके कुछ मखसूस पॉइंट होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपके कितने हो सकते हैं? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, 15। जब आप लाइसेंस लेते हो तो उस वक्त आपके पास होते हैं 8 पॉइंट। 3 साल अगर आप कोई खास गलती नहीं करते, 12 हो जाएंगे। फिर 3 साल आप कोई गलती नहीं करते, 14 हो जाएंगे। फिर 3 साल आप कोई गलती नहीं करते तो 15 हो जाएंगे। यहां पे दुरुस्त जवाब है हमारा ऑप्शन बी, 8 लाइसेंस में पास करते हैं तो 8, 2 साल बाद, सॉरी शायद पहले मैंने 3 साल कहा, 2 साल बाद 12, फिर उसके बाद 3 और 3। पहले जो आपके पॉइंट्स बढ़ाए जाएंगे वो 2 साल बाद, उसके बाद जो बढ़ाए जाएंगे 3 साल बाद, और फिर 3 साल वाले 8 से 12 जो है ना वो 2 साल बाद हो जाएंगे। 12 से 14 उसके बाद 3 साल, और 14 से 15 फिर 3 साल। कितने मैक्सिमम? 15। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। Se debe entrar en una intersección aunque el semáforo esté en verde, sí। नो से देवे मतलब नहीं करना चाहिए, इंतरार दाखिला मतलब आपको दाखिल नहीं होना चाहिए एक चौक पे, aunque बेशक el semáforo esté verde, ग्रीन सिग्नल आपको नजर आ रहा है, ग्रीन इशारा नजर आ रहा है। कब ऐसा मुमकिन है? तो ऐसा मुमकिन उस सूरत में ही होगा जब कोई ऐसी चीज मुझे रोकेगी जिसका रैंक, जिसकी अहमियत ग्रीन सिग्नल से भी ज्यादा है। ऑप्शन ए कहता है उस वक्त जब स्टॉप का या फिर एल पासो का निशान होगा। ऑप्शन बी कहता है जब कोई गाड़ी राइट साइड से आ रही है। और ऑप्शन सी कहता है जब कोई पुलिस वाला खड़ा हुआ होगा। तो ग्रीन सिग्नल एक सेमाफोरो का होता है, तो मुझे यह पता होना चाहिए जो प्रायोरिटी लिस्ट है सबसे पहले किसकी अहमियत है? पुलिस वाले की, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे ये जो सड़क के ऊपर चीजें रखी जाती हैं, señales de balizamiento या señales circunstanciales। तीसरे नंबर पे आ जाता है सेमाफोरो। उसके बाद वर्टिकलेस और मार्कास पियालेस 5वें नंबर पे। ये इनकी प्रायोरिटी लिस्ट है। अब इस सवाल में कहते हैं जी कब ग्रीन होगा फिर भी आपने रुकना है? तो जब कोई पुलिस वाला आपको रुकने को कहेगा। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है, cuando un agente le ordena detenerse। अगला सवाल कहता है está permitido la circulación de vehículos
si el silenciador está estropeado y por tanto no cumple su función con eficacia, क्या आप गाड़ी अपनी चलाना जारी रख सकते हैं या आपकी गाड़ी चलाई जा सकती है अगर जो साइलेंसर है वो खराब है और वो अपना काम नहीं कर रहा? ऑप्शन ए कहते हैं हाँ, pero solo puede circular por vías interurbanas, चला सकते हो लेकिन आबादी से बाहर। ऑप्शन बी कहते हैं नो, नहीं चला सकते सिवाय मोटरसाइकिल के जिनकी जरूरत नहीं होती इसकी। और ऑप्शन सी कहता है नो debido a la contaminación acústica que produce, नहीं, वजह उसकी यह है कि इसकी वजह से आवाज वाली आलूदगी पैदा होती है, contaminación acústica। तो यहां पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी। आप साइलेंसर अगर आपकी गाड़ी का खराब है और वो अपना काम नहीं कर रहा तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। अगला सवाल कहता है un conductor Nobel está obligado a llevar una placa de color verde con la letra L en blanco en su interior। एक जो न्यू ड्राइवर है उसके लिए लाजमी है कि अपनी गाड़ी पे इस तरह का एक प्लाका उसके पास होना चाहिए जिसपे एल लिखा हुआ हो। ¿Qué dimensiones debe tener esta placa? ये जो प्लाका है इसकी क्या साइज होना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर ऊंचा। ऑप्शन बी कहता है 19.50 ऊंचा और 15 चौड़ा। और ऑप्शन सी कहता है 50 और 50। यहां पे दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन बी। वैसे भी इसको देख के बंदा ऑप्शन सी तो उसी वक्त डिस्कार्ड कर देता है। आधा मीटर ना ये चौड़ा है और ना ही आधा मीटर लंबा है। वैसे भी एक साइड इसकी लंबी है, दूसरी एक की जो है ना वो ज्यादा है लेंथ, दूसरे की कम है, तो 50-50 नहीं, 50 पर 50 हो ही नहीं सकता। और ना ही 25-30 हो सकता है कि इनमें सिर्फ 5 सेंटीमीटर का तो फर्क ही नहीं है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं अगर मुझे नहीं याद कि 19.50 आलता और 15 चौड़ा, अगर मुझे ये नहीं याद तो मैं इस तरह से भी इसका जवाब दे सकूंगा कि ना ये दोनों साइडों से बराबर है, 50 पर 50 तो फिर हो ही नहीं सकता। 50 पर 50 तब होना था जब दोनों साइडों से चौड़ा और लंबा बराबर होता। अब 25 और 30 मतलब इनमें लंबाई में और चौड़ाई में सिर्फ 5 सेंटीमीटर का तो फर्क नहीं है। दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन बी, 19.50 आलता और 15 अंश। ऐसे है तो इतना ही तकरीबन। ऑप्शन बी याद कर लें फिर, 19.50 आलता और 15 चौड़ा। En los coches de motor de gasolina, पेट्रोल वाली जो गाड़ियां होती हैं, es recomendable, ये रिकमेंड किया जाता है para reducir las emisiones contaminantes, ताकि कम से कम जो है ना वो contaminación हो, आलूदगी हो, iniciar la marcha, गाड़ी स्टार्ट कर दें, मतलब चलाना शुरू कर दें। ऑप्शन ए कहते हैं inmediatamente después de arrancar el motor, जब भी आप मोटर स्टार्ट करते हो उसी वक्त गाड़ी चला दें, ये रिकमेंड किया जाता है पेट्रोल वाली गाड़ी। ऑप्शन बी कहता है esperar unos segundos una vez arrancado, एक दफा मोटर arrancar किया, स्टार्ट किया, कुछ सेकंड वेट करो। और ऑप्शन सी कहता है मोटर स्टार्ट करने के बाद फुल रेस दो उसमें। तो कंटामिनाशन से बचने के लिए जो पेट्रोल वाली गाड़ी है उनका ये रिकमेंड किया जाता है कि उसी वक्त आप गाड़ी स्टार्ट कर दें, inmediatamente después de arrancar el motor, मोटर स्टार्ट करने के साथ ही गाड़ी चला दें। ये पेट्रोल वाली। अगर डीजल वाली गाड़ी की बात हो तो फिर यह है कि स्टार्ट करने के बाद कुछ सेकंड्स आपने वेट करना है, पेट्रोल वाली का उसी वक्त। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। तो यहां पे आप देख सकते हैं vehículo gasolina कहते हैं पेट्रोल वाली, iniciar la marcha inmediatamente después de arrancar el motor, और डीजल वाली esperar unos segundos। और ये जो गियर तब्दील करने वाली होती है más o menos जो गियर तब्दील करने वाली बात है वो
जो पेट्रोल वाली होती है उसका 2000 से 2500 रेवोल्यूशंस पे, और जो डीजल वाली होती है उसकी 1500 से 2000। मतलब आइडिया अपने जहन में ये रखना है, जो पेट्रोल वाली होती है वो 2000 से ऊपर ऊपर आपने गियर तब्दील करना होता है, और जो डीजल वाली होती है वो 2000 से पहले पहले। इस तरह से वो आप ऑप्शन जो है ना वो देख सकते हैं। por la noche la agudeza visual, रात के वक्त जो आपको दिखाई देता है, agudeza visual होता है कितनी सफाई से आपको दिखाई देता है, आपकी नजर में जो सफाई है रात के वक्त। ऑप्शन ए कहता है तब्दील नहीं होती, ऑप्शन बी कहता है बढ़ जाती है, और ऑप्शन सी कहता है कम हो जाती है। तो इस सवाल का मेन पॉइंट ये था कि मुझे पता हो अगुदेसा विसवाल किसे कहते हैं। तो इसको आप कह लें नजर की सफाई वाले। दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन सी, से रेदूसे, कम हो जाती है। Si un agente de tráfico le solicita la documentación, अगर एक पुलिस वाला आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, puede acreditar la titularidad de su permiso de conducción de forma digital, तो क्या ऑनलाइन या डिजिटल तौर पे आप उसको अपना लाइसेंस, परमिसो de circulación de conducción है वो दिखा सकते हैं डिजिटल? ऑप्शन ए कहता है सी, mediante la aplicación de mi DGT। मी DGT जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल काबिल कबूल है, उसके साथ आप दिखा सकते हो। ऑप्शन बी कहता है नो, es obligatorio presentar en formato físico, हाथ में जो है ना वो कार्ड देना लाजमी है। और ऑप्शन सी कहता है हाँ, pero tiene que presentarlo también en formato digital, फॉर्मातो फीसिको। बिल्कुल आप डिजिटल में मोबाइल में दिखा तो सकते हो, लेकिन ओरिजिनल भी दिखाना होगा। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, सी, mediante la aplicación Mi DGT। मी DGT एप्लीकेशन जो है उसके जरिए आप अपना लाइसेंस डिजिटल में दे सकते हो। और हमारा आज का आखिरी सवाल है, cuando el viento sopla con fuerza por el lado derecho, जब बहुत जोर से हवा आ रही हो दाएं जानिब से, ¿qué debe tener en cuenta el conductor? ड्राइवर को क्या ध्यान में रखना होगा al adelantar a un camión de grandes dimensiones, एक बड़े साइज के कमियोन को ओवरटेक करते वक्त? ऑप्शन ए कहता है कि el viento frenará su vehículo y no podrá finalizar la maniobra, हवा से आपकी गाड़ी रुक जाएगी, आप ओवरटेकिंग मुकम्मल नहीं कर सकोगे। ऑप्शन बी कहता है que su vehículo se verá impulsado hacia el camión al llegar a su altura, कमियोन के बराबर जब आप पहुंचे तो आपकी गाड़ी कमियोन की तरफ धकेल दी जाएगी। और ऑप्शन सी कहता है कि al llegar a la altura de camión debe girar la dirección hacia la derecha, कमियोन तक जब आप पहुंचे तो आपने स्टीयरिंग को देरेचा की साइड पे मोवेर करना है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत कम लोगों ने जवाब दिया, सिर्फ 2 लोगों ने अभी तक जवाब दिया है। कंफ्यूज करने वाला सवाल है। मैं इंतजार कर रहा हूं कोई और बंदा। सिर्फ ऐशा का जवाब आया है और नूर का जवाब आया है, उज़मा का भी आ गया। ठीक है, कॉमन सेंस का सवाल है ये, अगर समझ आ जाए, थोड़ा सा दिमाग अगर लड़ाया जाए तो समझ आ जाती है, लेकिन वो तभी होगा जब ठीक तरह से मुझे सवाल की समझ आएगी। सवाल की तो खैर समझ आ जाती है, ऑप्शंस की जब समझ आएगी। अच्छा, बहुत तेज हवा आ रही है इस तरफ से, राइट साइड से, मैं गाड़ी चला रहा हूं। तो जब मैं गाड़ी चला रहा हूं मुझे जोर से राइट साइड से हवा आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो राइट साइड पे जोर से पकड़ के रखूंगा, या थोड़ा बहुत राइट साइड पे करके रखूंगा। ऐसे ही है, इतनी बात की तो समझ आया ना, जिस तरफ से हवा आ रही है उस तरफ स्टीयरिंग को जोर से दबा के रखना है। अब जब मैं गाड़ी चला रहा हूं ओवरटेक करते वक्त, जब मैं कमियोन के बराबर आ जाता हूं, यहां पे कमियोन है,
और जब मेरी गाड़ी उसकी यहां पे पहुंचती है तो जो हवा की जो पावर थी वो तो रुक जाएगी। आला अल्तूरा का ये मतलब होता है जब मैं उसके बराबर इस तरह से पहुंचूं तो हवा की तो जो स्पीड है वो तो कम हो जाएगी। अब मैंने जो जोर से पकड़ा हुआ है तो उस वक्त मेरे जहन में होना चाहिए कि जब मैं उसके साइड पे पहुंचूंगा तो हवा रुक जानी है, उसे उस तरफ नहीं जोर से धकेल के रखना। अगर उस तरह सेम ही रहूंगा तो मेरी गाड़ी कम्यून की तरफ चली जाएगी। समझ आई या दोबारा से बताऊं? किसको समझ नहीं आई? दुरुस्त जवाब मैं आपको बता देता हूं कि जब आप कम्यून के बराबर पहुंचेंगे तो आपकी गाड़ी कम्यून की तरफ जाएगी। वजह क्या है? क्योंकि पहले जब कम्यून नहीं था तो दाएं जानिब से हवा तेज आ रही थी, तो मैंने अपनी गाड़ी को जिस तरफ से हवा आ रही है उस तरफ करके रखा हुआ है ताकि हवा से मेरी गाड़ी और लेफ्ट साइड पे ना चली जाए। लेकिन जब मैं कम्यून के बराबर पहुंचूंगा हवा तो रुक जाएगी, तो अगर मैं उसी तरह मैंने करके रखा तो मेरी गाड़ी तो कम्यून की तरफ चली जाएगी। सी नो? सिर्फ एक, सिर्फ ईशा का जवाब ये दुरुस्त हुआ है। भले, तो इसके साथ क्लास को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कल इंशाल्लाह दोबारा से। अल्लाह हाफिज।